हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह भारतीय संविधान का यह चौथा क्लास है, यानी चौथा लेक्चर है। हम लोग भारतीय संविधान के विकास का इतिहास देख रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं भारतीय संविधान के इतिहास पर। इसके विकास कैसे कैसे हुए, इसके लिए हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर उस दोनों लेक्चर को देखेंगे। और यह जो है चौथा लेक्चर है, और भारतीय संविधान के विकास के जो इतिहास हम लोग देख रहे हैं उसका यह तीसरा क्लास है। आज इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले पिछले क्लास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं। 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो पढ़ चुके हैं। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इन सब के बारे में हम लोग लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में, लेक्चर 4 में यह है, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में। यानी भारत शासन अधिनियम जो आया 1858 ईस्वी में, इनके बारे में हम लोग फुल डिटेल में समझेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं थे उनके बारे में जानेंगे। तो इसकी पहली विशेषता थी कि भारत का जो शासन था वह कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है। और दूसरी विशेषता थी भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, यानी भारत में मंत्री पद का व्यवस्था किया गया। और तीसरी विशेषता थी 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। भारत परिषद का सृजन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। और इन 15 सदस्यों में 8 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा थे और 7 सदस्य जो थे वह कंपनी के निर्देशक मंडल के द्वारा इसमें लाए गए थे। चौथी विशेषता थी भारतीय मामलों पर जो है ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। किस पर? भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का जो है सीधा नियंत्रण हो गया। और मुगल सम्राट का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया। ये 5वीं विशेषता थी। इस अधिनियम का जो 6ठी विशेषता थी वह ये थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बने थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनको खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के जो 7वीं विशेषता थी वह ये थी कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव को नियुक्त किया गया। ठीक है। यह जो थे ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी थे, यानी ब्रिटिश सांसद के लिए यह काम करते थे। और इनका जो था भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होता था और उसका वाक जो है वही अंतिम होता था, वह चाहे नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरों के विषय में हो, यानी वह जो बोले वह वैलिड होता था। इस अधिनियम की जो 8वीं विशेषता थी वह यह थी कि पहले भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करते थे। इस गवर्नर जनरल के पद रहे लेकिन उसके नाम को बदलकर वायसराय रख दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और इस समय का जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिन। तो जब नाम चेंज किया गया तो यह अंतिम गवर्नर जनरल जो हो गए लॉर्ड कैनिन हो गए और प्रथम वायसराय जो हुए वो ये थे। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के 8 विशेषताएं। अब हम लोग जानते हैं 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के विशेषताएं थे। इसकी पहली विशेषता यह है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो थी उसका विस्तार किया गया। ठीक है। दूसरी विशेषता थी कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुई लॉर्ड कैनिन के द्वारा। ठीक है। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हुई इस अधिनियम के द्वारा। और इसकी जो अवधि थी वह 6 मंथ थी। जो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करते थे उसकी अवधि 6 मंथ थी। इसी अधिनियम के द्वारा यह इनको शक्ति प्रदान हुई। और चौथी जो विशेषता थी वह यह थी कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए विधान परिषद स्थापित करने का भी इनको शक्ति इस 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा
प्रदान की गई। इस अधिनियम की पांचवी विशेषता थी कि इस अधिनियम द्वारा कानून जो बनते थे उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया कानून बनाने में, ठीक है। और वायसराय का यह अधिकार था कि किसी भी गैर सरकारी आदमी को इस विस्तारित परिषद जो थे उसके सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते थे। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किए थे। तो ये मुख्य विशेषताएं थे 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम का। अब हम लोग जानते हैं 1873 ईस्वी का अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा 1873 ईस्वी का जो अधिनियम आया, इसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको किसी भी समय भंग कर दिया जाए। और यही हुआ कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग कर दिया गया, यह 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति हुई और इसका काम था लोक निर्माण कार्य करना। और भारत की सामग्री के रूप में महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है घोषित कर दी गई इस अधिनियम, शाही अधिनियम 1876 के द्वारा। अब हम लोग जानते हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कि राजस्व और व्यय यानी बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी से शक्ति प्रदान हुई, यानी पहले नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा बजट पे या राजस्व पे कार्यकारिणी से जो है बहस करने का, प्रश्न पूछने का शक्ति प्रदान की गई। अब हम लोग जानते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहली मुख्य विशेषता थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया और इसमें मुस्लिम सदस्य जो थे चुनाव लड़ते थे उनके लिए मुस्लिम मतदाता ही अपना मत देते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि सांप्रदायिकता जो है बहुत ज्यादा बढ़ी और इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना गया। इसकी दूसरी विशेषता थी भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें नियुक्ति दी गई। इस अधिनियम का जो तीसरी विशेषता थी वह थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने की, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने की और प्रश्न पूछने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ। चौथी विशेषता थी कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या जो है उसमें वृद्धि की गई। और इसकी जो पांचवी विशेषता थी वह थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, यानी वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसके प्रथम भारतीय सदस्य जो है वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया और यह जो है विधि सदस्य के रूप में अपना योगदान दिए। इस अधिनियम की जो छठी विशेषता थी वह यह थी कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया। और नोट पॉइंट में आप देखेंगे कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉरले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव रहे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय रहे। अब हम लोग जानते हैं 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम की विशेषताएं थी कि इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और इसमें जो 2 सदन थे वह थे, प्रथम सदन थे राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। प्रथम राज्य परिषद जो थे इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थे वह 60 थे, जिसमें 34
सदस्य जो थे वह निर्वाचित थे। यह 34 सदस्य जो है वह निर्वाचित सदस्य थे और इनका कार्यकाल जो था वह 5 साल का था। ठीक है। और दूसरा जो विधानसभा बना वह केंद्रीय विधानसभा जो दूसरा था, इसका कुल सदस्य जो थे 144 थे और इसमें 104 जो है निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है। और 40 जो है मनोनीत सदस्य थे और इनका कार्यकाल जो होता था 3 वर्ष का होता था। और इनके अधिकार लगभग दोनों सदनों का अधिकार जो है लगभग समान थे और इनमें बस एक ही अंतर था बजट स्वीकृति का, जो निचले सदन को अधिकार प्राप्त था कि उनको पारित करने का, पास करने का। इस अधिनियम का जो दूसरी विशेषता थी वह थी प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित या अंतरित विषय में। आरक्षित विषय में रखा गया वित्त को, भूमि कर को, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातिया, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाओं, इन सबको आरक्षित विषय में रखा गया। और दूसरा हस्तांतरित या अंतरित विषय जो थे इसमें रखा गया शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल एवं माप, मनोरंजन पर नियंत्रण और धार्मिक तथा दान आदि को क्या किया, हस्तांतरित विषय में रखा गया। और इस अधिनियम के जो तीसरी विशेषता थी वह थी कि महालेखा परीक्षक नियुक्ति करने का जो अधिकार था वह भारत सचिव को दे दिया गया। और इसकी चौथी विशेषता थी कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसका सिफारिश जो था 1923 से लेकर 1924 ईस्वी में किया गया और 1926 ईस्वी में इसको जो है फाइनल कर दिया गया और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 ईस्वी में। ठीक है। और पांचवी विशेषता थी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य में से 3 सदस्य जो थे वह भारतीय होने चाहिए थे। कमांडर इन चीफ का जो पद था इस पद को छोड़कर इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो थे भारतीय होना यह अनिवार्य था, कर दिया गया। और इस अधिनियम के जो छठी विशेषता थी वह थी सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन जो सिद्धांत दिया गया उसको भी विस्तारित कर दिया गया। इस अधिनियम के जो 7वीं विशेषता थी वह यह थी कि राज्यों के बजट से केंद्रीय बजट को जो है अलग कर दिया गया। राज्य के जो बजट थे उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। 8वीं विशेषता थी कि वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इसका काम था कि 10 वर्षों के बाद जांच करके उसका रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना। 9वीं विशेषता थी कि वायसराय को केंद्रीय विधानसभा में जो शक्ति दिए गए थे वह इस तरह थे कि कोई भी अध्यादेश अगर जारी करना है तो पहले वायसराय से अनुमति लेनी होती थी। और वायसराय की दूसरी जो शक्तियां थी वह यह थी कि भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को वीटो करने की शक्ति दी गई थी या सम्राट के विचार के लिए उसको रोकने की जो शक्ति है वह वायसराय को दी गई। और इनकी जो तीसरी शक्तियां थी वह यह थी कि विधानमंडल द्वारा कोई भी बिल अगर पारित नहीं किया जाता है यानी नामंजूर कर दिया जाता है तो उस विधेयक या अनुदान को यह अगर प्रमाणित कर दे वायसराय तो वह विधानमंडल द्वारा पारित किए गए, मंजूर किए गए विधेयक के समान हो जाती थी। वायसराय की जो चौथी शक्तियां थी वह यह थी कि किसी भी आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकते थे। यह अस्थायी अवधि के लिए होती थी और यह विधिक इसका प्रभाव होता था, यानी कोई भी आपात स्थिति हो उसमें वायसराय जो है अध्यादेश बनाकर उसको पारित कर देते थे, लागू कर देते थे। उसको कुछ अस्थायी कुछ समय के लिए वह जो उसका जो प्रभाव थे वह बना रहता था, यानी वह लागू हो जाता था। इस अधिनियम के बारे में एक नोट पॉइंट भी देखेंगे। इसी अधिनियम के कारण पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ
और इस समय जो थी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थी वह लॉयड जॉर्ज थे। तो यह लेक्चर हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके अगले अधिनियम के बारे में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस भारतीय संविधान के विकास के इतिहास पर ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, यह तीसरी क्लास है, वह 2 वीडियो आप जरूर जाकर भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप जरूर देखें। हम लोग पूरा शुरू से लेकर इस भारतीय संविधान को लास्ट तक खत्म करेंगे।